जब हम लोग 20s में रहते हैं तो फील होता है कि अभी बहुत लंबा टाइम है हमारे पास। 25 में आते हैं, कर देंगे शुरू। जब 30s में आते हैं तो फील होता है कि अब शुरू करना ही है, और जैसे ही 30 पास करता है लगेगा कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट फंड का, जो कि आपको 20 से स्टार्ट कर देना चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो ऐसा ही फील होना चाहिए। और इस वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू ग्रो योर रिटायरमेंट फंड 3x फास्टर। 5 ऐसे एक्सपर्ट टिप बताऊंगा जो कि आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल 25% ऐसे लोग हैं जो कि अपने 45 और 50 में पहुंचते हैं, एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो अब रिटायर हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं मैं आप हम सभी जब 45 के एज तक पहुंचे वो कॉन्फिडेंस फील हो और उस 25% लोगों में शामिल रहे। ये 5 टिप्स बहुत ईजी है, ईजी टू फॉलो है, और आज से ही फॉलो करने हैं। टिप्स नंबर 1, मैक्सिमाइज योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब अगर आप कहीं पे काम करते हो तो जैसे यूएसए में 401k काम करता है, वैसा ही इंडिया में ईपीएफ काम करता है। जनरली लोग पीएफ नाम से जानते हैं। अब जब भी आपका सैलरी आता है आपके पास, उससे पहले उसमें पीएफ कट चुका होता है। और ये जो ईपीएफ है ये आपके रिटायरमेंट फंड के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है जो कि आपके पेंशन के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए एक तरीके से एक्युमुलेट हो रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब 6 महीने या साल भर की पीएफ इकट्ठा हो जाता है तो उसे वापस निकाल लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो अमाउंट हमें वहीं छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे रिटायरमेंट के लिए यूजफुल हो, वो हम लोग निकाल लेते हैं। और जो लोग नहीं निकालते हैं ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छे तरीके से इसे सेव कर पाते हैं। अब करना यह है कि अगर आपका पीएफ कटना स्टार्ट हो चुका है या कट रहा है या बहुत ही कम जा रहा है, तो अपने पीएफ में कुछ अमाउंट बढ़वा सकते हो। उसे ऐसा कर सकते हो कि कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा और ज़्यादा डिडक्ट हो, जिससे आपके पास सेविंग जो है वो अच्छे तरीके से इंक्रीज करना शुरू करे। और जैसे जैसे ये चीज़ें ऊपर बढ़ते जाएगा, आप देखोगे जो आपका गोल है, आपकी सैलरी जो इन हैंड आती है उसके अलावा ये बैक एंड में काम करते जाएगा, और जिससे आपकी जो ग्रोथ है रिटायरमेंट की या रिटायरमेंट फंड बढ़ाने की, वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते जाएगा। जिसे आप 1 स्पीड से लेकर चल रहे थे वो 3x में कन्वर्ट होते चला जाएगा। नंबर 2, डाइवर्सिफाई विथ हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए या फिर डायरेक्ट आप डेट फंड में पैसे डाल देते हो। अब वहाँ से क्या होता है, जैसे अगर आपने डेट फंड में डाला क्योंकि क्या आप बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से जा रहे हो, तो वहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो एक निश्चित रिटर्न होता है। आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो वहाँ भी एक निश्चित रिटर्न जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि वो रिटर्न अपने फंड के हिसाब से, जो भी आपने फंड चूज किया है उस फंड के हिसाब से रिटर्न मिलते जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई कर देते हो, चाहे जैसे ईटीएफ है और स्टॉक्स है या फिर रियल एस्टेट्स है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ग्रोथ होगा वो एक्युमुलेट होकर आपको बहुत ज़्यादा हाई दिखाई देगा। जैसे इक्विटी में अगर आप डालते हो तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक्स, जैसे अगर आपने अपना पोर्टफोलियो इक्विटी के लिए 4, 5, 10 फंड में डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से 2-3 ऐसे फंड होंगे जो कि आपको प्रॉफिट ही नहीं देंगे, 2-3 ऐसे भी होंगे जो कि आपको 200-300 का परसेंट सालाना जो है वो देते हुए कुछ सालों तक चले जाएंगे। और जब इन सबको एक साथ आप इकट्ठा करके देखोगे तो आप देखोगे कि डाइवर्सिफाई करने से आपकी पोर्टफोलियो की जो वेटेज है वो बढ़ गई है, आपका जो रिटायरमेंट फंड का वेटेज है वो बढ़ गया है। अब इसे कई तरीके से कर सकते हो, जैसे हमने पॉइंट 1 में पीएफ देखा, उस पीएफ में भी जा रहा है, और बाकी जो है अपने इक्विटी या ईटीएफ या गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिससे ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, लिवरेज टैक्स एडवांटेज अकाउंट। तो सबसे पहले टैक्स लिवरेज अकाउंट होते कौन कौन से हैं? जैसे यूएसए में 401k होता है, वैसा ही इंडिया में एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम। अब जब भी नेशनल पेंशन सिस्टम में आप अपना अकाउंट खोलते हो, उससे इन्वेस्ट करने के तरीके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी आप उसमें अकाउंट खोलते हो और जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो उसमें जो फंड मिलते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपका वेटेज, जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट करो, जैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट करो तो कितना इक्विटी में जाएगा, कितना डेट में जाएगा और कितना जो है बॉन्ड में जाएगा, ये सब कुछ उसमें डिफाइंड रहता है। आप अपने एज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चूज कर सकते हो। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको टैक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका सरप्लस अमाउंट होगा, ग्रोथ होगा, उसे टैक्स में
बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से हर साल मिलते जाएगा। अब ये जो टैक्स का बेनिफिट होगा ये हमें किस तरीके से फंड को बड़ा करने में मदद करेगा। अगर मान लो आपको टैक्स जो है वो 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर साल या 20,000 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है हर साल, तो उस टैक्स को जो आप बचा रहे हो इन सिस्टम के जरिए, उस टैक्स को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग फंड में, जिससे आपका ग्रोथ जो है, अगर आपके पास टाइम है 10 साल 15 साल का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने सालाना के हिसाब से भी 20-25 हज़ार 15-20 सालों तक डाला जो टैक्स में बेनिफिट हो रहा है, तो ये अमाउंट अलग ही आपके लिए एक ज़्यादा योगदान देगा, जो कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। और यही वो कारण है जो कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही जल्दी 3x से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। नंबर 4, ऑटोमेट एंड इंक्रीज कंट्रीब्यूशन पर ईयर। अब अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका पीएफ पहले ही जो अमाउंट कट रहा है उससे ज़्यादा कट रहा है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट हो रहा है आपके बैक एंड पे, आपके जाने बिना, आपके एनपीएस अकाउंट जो है वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक है और वहाँ पे आपने ऑटोमेट कर दिया, उसमें अमाउंट ऑटोमेटिक जा रहा है। आपने बहुत सारे एसआईपी कर रखे हैं और वहाँ पे अमाउंट आपके अकाउंट से हर महीने कटते जा रहा है। इस तरीके से अपनी अमाउंट को, अपनी सैलरी को डायरेक्ट सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरह ऑटोमेट करना है। और कोशिश ये भी करना है कि जैसे हर साल आपकी इंक्रीमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसी तरीके से हर साल आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाओगे, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देते जाओगे, जिससे ग्रोथ और ज़्यादा फास्ट होगा। जिसे अचीव करने में 15 से 20 साल लग रहा है, वो चीज़ें आपको 10 से 12 साल में मिल जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा वेल्थ जमा करने का दो ही तरीका है, या तो आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करो या फिर ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करो। ये दोनों तरीके बहुत ज़्यादा कार्यरत है। और अगर आप अपने 20s में हो, 25 में हो, आपके पास 20, 25, 30 साल का टाइम है, आप उससे आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहेगा उस फंड को बड़ा करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने 30s में हो, 35 में हो, तो आपके पास रिटायरमेंट अगर आप 45, 50 में चाहते हो, तो 15 से 20 साल बचते हैं, जिसमें आप हर साल अपने फंड को इंक्रीज करके अपनी जर्नी को आसान बना सकते हो। नंबर 5, ऑप्टिमाइज योर स्पेंडिंग एंड सेविंग रेट। अगर आपकी स्पेंडिंग लगातार बढ़ते जा रही है हर महीने आपके सैलरी के साथ, तो आप देखोगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने स्पेंडिंग को एक ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर रहे हो, जैसे हमने बजट का वीडियो बहुत पहले बनाया था, वो बजट वाला वीडियो आप देख लें। अगर बजट बना के तरीके से मैनेज करके उस स्पेंडिंग को स्पेंड करते हो, तो आपका सेविंग हर महीने थोड़ा बहुत इंक्रीज करते जाएगा। अब जिस रेट से ये सेविंग इंक्रीज करते जाएगा, उसी रेट से आप इन्वेस्टमेंट में उसे बढ़ाते जाओगे। और जितना जल्दी आप ये फंड बढ़ाना शुरू कर दोगे, अपनी सेविंग रेट को इंक्रीज करना शुरू कर दोगे, अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करके उसे मैनेज करना, ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे कि एक टाइम के बाद ये चीज़ें आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके गोल के पास लेके चला जाएगा। और जैसे जैसे आप देखोगे कि आपके पास एक बड़ा फंड एक्युमुलेट होते जा रहा है, वैसा ही ये चीज़ें और ज़्यादा मोटिवेट करते जाएगी आपको अपनी सेविंग को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। जो आपका डिजायर अमाउंट है आपके रिटायरमेंट के लिए या आपके फंड के लिए, वो बहुत ही जल्दी आप अचीव कर पाओगे अपनी रिक्वायरमेंट टाइम से पहले। 2 बोनस पॉइंट आपके लिए बताने वाला हूँ जिस पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। नंबर 1, डेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डेट फ्री लाइफ ही इस गोल तक पहुंच पाएगा। तो पहला, अगर आपका डेट क्लियर नहीं है तो आप सारे डेट क्लियर करो। 0 डेट आपको गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कार्यरत साबित होगा। तो डेट फ्री आज से ही होना शुरू हो जाओ। इस पे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है कि डेट मैनेज कैसे करना है। बोनस 2, कैचअप कंट्रीब्यूशन। अब कैचअप कंट्रीब्यूशन का मतलब नहीं है कि कैचअप डाल देना है कंट्रीब्यूशन पे। कैचअप कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर किसी मंथ आप अपनी फंड को, अपनी सेविंग्स को बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाए हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्ट करने की वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसे 2 तरीके से पूरा किया जा सकता है। या तो नेक्स्ट मंथ आप थोड़ा सा ज़्यादा सेव करके इन्वेस्ट कर दो, या जिस मंथ भी आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा सेविंग हो रहा है उसे डायरेक्ट इन्वेस्ट करते चलो। इसी को बोलते हैं कैचअप कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर आप अपने 35 में हो और चाहते हो कि उससे मुकाबला कर सके जो कि अपने 25 से इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपसे 10 साल आगे है, तो जो उसकी टाइम की वैल्यू है वो शायद आप अपने इन्वेस्टमेंट से पूरा नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ह्यूज और बड़ा इन्वेस्टमेंट की, तभी जाके उसे कैचअप कर पाओगे। और उस कैचअप के लिए ज़रूरी है कि आप हर मंथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट
अपने डिजायर से चलते जाओ। अब जितना ज़्यादा जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करोगे, वो अमाउंट आपको उतना ही जल्दी आपकी गोल को अचीव करने में पूरा कर देगा। एंड लास्टली, अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीज़ों को कैचअप करने के लिए आपके पास एक टेम्पलेट और फ्रेमवर्क मिल जाए, वो हमने डिजाइन कर रखा है, जो कि आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल है वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप डिटेल्स में चाहते हो कि हम लोग आपके फाइनेंशियल कंडीशन को समझ सके, उस हिसाब से गाइड किया जा सके, उसे प्लान किया जा सके, आप हमारी जो कोचिंग सर्विसेज है उसे इनरोल कर सकते हो, जहाँ 1-to-1 मीट करके उससे डिटेल्स में समझ के आपके हिसाब से आपकी टेम्पलेट को कस्टमाइज कर दिया जाएगा, जो कि आपको डिलीवर होते रहेगा। और आपकी इस जर्नी का हिस्सा हम लोग तब तक बने रहेंगे जब तक आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। और इसको करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे के गया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप उन तक वीडियो शेयर कर सकते हो, ये वीडियो लाइक कर देना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।